Hello students, now today we are going to understand the concept of liberal nationalism and liberalism in economic sphere. जो पहला टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है वो है लिबरल नेशनलिज्म क्या है और लिबरलिज्म इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग को फर्स्ट जो हम लेंगे दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। अगर बात करें लिबरल नेशनलिज्म का तो यहाँ पे आपका दो वर्ड है, लिबरल एंड नेशनलिज्म। इसको हम लोग तोड़ के समझते हैं तो शायद इसका डेफिनेशन हम लोग को मालूम चल जाएगा। फर्स्ट वर्ड इज liberal. Liberal comes from the word simple liberty or which means freedom. इसका एक्चुअल नाउन जो है दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन, मतलब आजादी, फ्रीडम। उस समय में नेशनलिज्म का मतलब क्या था? मुझसे बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया कि सर नेशनलिज्म और नेशन स्टेट का अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज मैं आपको दे रहा हूं डेफिनेशन कि व्हाट नेशनलिज्म एक्चुअली मींस। नेशनलिज्म, ध्यान सुनिएगा, नेशनलिज्म फर्स्ट मेंट फ्रीडम फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल ऑफ द मोनार्क एंड द शिफ्टिंग ऑफ पावर्स फ्रॉम मोनार्किज्म टू द पीपल। दिस वाज कॉल्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का अर्थ क्या था? तो नेशनलिज्म का मतलब था आज़ादी फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल या एब्सोल्यूटिस्ट रूल ऑफ द मोनार्क टू द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल दैट वी हैव सीन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसलिए शुरुआत में इट वाज कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म, क्योंकि लिबरल मतलब होता है फ्रीडम और नेशनलिज्म का मतलब मैंने समझा दिया, आज़ादी फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल ऑफ द मोनार्किज्म टू द फ्यू पीपल हैंड्स। दैट मीन्स अ शिफ्ट फ्रॉम a more absolutist monarchism to a more liberal democratic way of governance. That's why it is called liberal nationalism. ये समझ में आया लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को समझना है, सब टॉपिक आफ्टर द डेफिनेशन, did the French people enjoyed liberal nationalism? क्या फ्रेंच के लोगों ने सच में लिबरल नेशनलिज्म का महत्व समझा था? क्या उनको सच में लिबरल नेशनलिज्म मिला था? एक रिकैप देखें तो लिबरल नेशनलिज्म का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि लिबरल मीन्स फ्रीडम and nationalism means at that point of time freedom from the despotic rule of the monarch and equality for all with having transfer of power from the monarch to the few peoples of hand. एक सिंपल भाषा में बात करें तो नेशनलिज्म स्टार्टिंग मतलब था एब्सोल्यूटिस्ट पावर, मोनार्क के एब्सोल्यूटिस्ट पावर से आज़ादी, a shifting of power from monarch to few people for with equality for all citizens. क्या सच में नेशनलिज्म फ्रेंच के पीपल को मिला था? अगर हम क्लास 9 को देखें तो ये डेफिनेशन जो है लिबरल नेशनलिज्म का वो कहीं ना कहीं ब्लर्ड है, कहीं ना कहीं नहीं मिलता। ये मैंने अपने नोट्स में भी आपको समझाया था कि लिबरल नेशनलिज्म जिसका मतलब था इक्वालिटी फॉर ऑल, फ्रीडम फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल ऑफ द मोनार्क, शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम मोनार्किज्म टू पीपल हैंड, ये था लिबरल नेशनलिज्म का मतलब उस जमाने में। तो क्या फ्रेंच के पीपल को ये सब चीज़ मिला था? आओ चेक करते हैं। फर्स्ट चीज़ हमने क्या देखा कि देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम द पावर ऑफ द मोनार्क। यस, शिफ्टिंग हुआ था, लुई 16 वाज बिहेडेड या वाज ओवरथ्रोन एंड नेशनल असेंबली टुक ओवर, फ्यू पीपल के हैंड पावर आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म मिसिंग था दैट वाज इक्वालिटी। क्या सच में इक्वल थे, सबको इक्वालिटी मिला था? अगर इसको हम देखें तो कहीं ना कहीं इट्स टोटली रॉन्ग, इक्वालिटी नहीं मिला था। नेशनल असेंबली ने भी लोगों को एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स में बांट दिया था। ओनली एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग का अधिकार था और पैसिव को नहीं था। दैट मीन्स दे डिड नॉट अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल सफरेज, सबको वोटिंग का अधिकार उन्होंने नहीं दिया। तो इक्वालिटी कहाँ से है? नेशनल असेंबली ने तो दिया ही नहीं। जैकोबिन्स ने कुछ समय के लिए
यूनिवर्सल सफरेज सिर्फ मेन को दिया, औरतों को, विमेन वर डिनाइड द राइट ऑफ वोट टिल द 20th सेंचुरी। विमेन्स को करीबन 2 साल तक उनका सफरेट मूवमेंट करना पड़ा, तब जाके उनको वोटिंग राइट्स मिला। तो इक्वालिटी जैकोबिन्स के टाइम पे नहीं था, एंड नेपोलियन तो डिडंट गिव एनी राइट्स रिगार्डिंग वोटिंग। आई मीन टू से दैट लिबरल नेशनलिज्म का जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है कि नेशनलिज्म दैट वुड मेंट फ्रीडम फ्रॉम द एब्सोल्यूटिस्ट पावर ऑफ द मोनार्क, seeking equality for all citizens. This was not felt in France. उसका definition was there, but people actually never enjoyed it. People को चीज़ कभी मिला ही नहीं, because people को पहले ही active passive में बांट दिया गया था। I hope आपको समझ में आया हो। जो second topic हम लोग आज उठाने जा रहे हैं, that is the next topic, important one, that is liberalism इन इकोनॉमिक स्फीयर। लिबरलिज्म का मतलब समझा दिया मैंने आपको, दैट इज फ्रीडम इन इकोनॉमिक स्फीयर। अब इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम की क्या आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए पहले आपको चीज समझना होगा थोड़ा सा पहले का। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक सेट करता हूं, मान लीजिए जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, एक यूरोप पीस ऑफ लैंड है, इट्स अ स्मॉल किंगडम, इट्स अ किंगडम इन यूरोप। जस्ट इमेजिन, इसमें अलग अलग स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5, स्टेट 6, स्टेट 7। मान लो ऐसे 7 स्टेट्स हैं। इन केस देयर इज अ ट्रेडर हियर, एक ट्रेडर है जिसको अपना सामान यहां आके बेचना है, यहां सेल करना है। he is residing in first state and he wants to sell his product in the 5th state। ठीक है, उसको स्टेट 2, कुछ हद तक 3, 4 क्रॉस करना पड़ेगा, उसको स्टेट 2, 3, 4 क्रॉस करना होगा, तब जाके वो 5वें तक पहुंचेगा। इस बीच में ये जो स्टेट्स बटे हुए थे, ऑल डिफरेंट डचीज। किंगडम के नीचे डचीज होता है, डचीज के नीचे कैंटॉन्स होता है। मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। लाइक हमारे इंडिया में सबसे ऊपर साम्राज्य, फिर राज्य, फिर सूबा, वैसे ही डचीज, किंगडम्स एंड कैंटॉन्स। हर डचीज का अपना अपना करेंसी, सबका ही, सातों का अपना अपना करेंसी है, सातों का अपना अपना मेजरमेंट सिस्टम है। ऐसे में वो ट्रेडर 1, 2, 3 स्टेट को पार करेगा तो 3 अलग अलग मापदंड, 3 अलग अलग मेजरमेंट से गुजरेगा, 3 अलग अलग करेंसी एक्सचेंज से गुजरेगा, तब जाकर के वो 5th स्टेट में अपना सामान बेच पाएगा। तो ये करेंसी का जो प्रॉब्लम है, ये जो मेजरमेंट का प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कहते हैं हर्डल्स। हर्डल्स, किस चीज का हर्डल्स था? तो देयर वाज मेजरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, देयर वाज मनी प्रॉब्लम। ये हर्डल्स हैं। हर्डल्स कौन कौन से हैं? मेजरमेंट और मनी, जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में बैरियर बना रहे थे, रुकावटें पैदा कर रहे थे। तो लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इस हर्डल्स को, इस रुकावटों को हटाना ही लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर है। इकोनॉमिक स्फीयर मतलब बिजनेस में। बिजनेस में ट्रेडर्स को फ्रॉम वन स्टेट टू अलग स्टेट में जाने में आसानी हो, करेंसी में दिक्कत ना हो, मेजरमेंट सिस्टम से प्रॉब्लम ना हो, एक सिस्टम हो, एक करेंसी हो, तो ट्रेडर्स आराम से जाकर के अपना सामान बेच सकते हैं। इस मल्टीपल मेजरमेंट सिस्टम, मल्टीपल मनी करेंसी सिस्टम, इसको हटाना ही लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर कहता है। आ सिंपल डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर? तो लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर refers to the removal or abolition of different types of hurdles, different types of problems that create hindrance during the trade when a trader goes from one place to another place in order to sell his goods. इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, इसको एक वास्तविक रूप देने के लिए सबसे पहले जो
कंट्री आया, जो किंगडम सामने आया था, दैट वाज प्रूसिया। अब क्वेश्चन है कि प्रूसिया क्या है। तो नेपोलियन ने अपने शासनकाल में जर्मनी को 39 स्टेट्स में बांट दिया था, सेग्रीगेट, तोड़ दिया था। उन 39 स्टेट में से एक स्टेट था जिसका नाम था प्रूसिया। प्रूसिया ने कदम उठाया, उसने क्या किया देखो। कंट्री का नाम क्या है, प्रूसिया। ये एक जर्मन स्टेट है, या जर्मन स्टेट किंगडम। उसने कंसेप्ट रखा एक चीज का, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल इंग्लिश में इसको हम लोग ज़ोल्वरीन कहते हैं, बट ये एक जर्मन टर्म है, जर्मन वर्ड है। मैं इसको तोड़ता हूं आपके लिए, जो बहुत कम लोग बता पाएंगे। इसको जर्मन भाषा में प्रोनाउंसिएट करते हैं सॉल्फेराइन। दैट मीन्स सॉल मीन्स, दिस इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। वी को एफ पढ़ते हैं, फ्राइन दैट इज क्लब, ठीक है। जॉल रेफर्स टू द मनी, दस गेल्ड, गेल्ड को भी हम मनी कहते हैं जर्मनी में। तो कहीं ना कहीं इट्स अ मनी क्लब, इट्स अ करेंसी क्लब, इकोनॉमिक, मनी कह सकते हैं इकोनॉमिक क्लब, इट्स इकोनॉमिक क्लब। उसने कंसेप्ट रखा ज़ोल्फेराइन के क्लब का, जिसमें अराउंड 31 मेंबर स्टेट्स बने। अराउंड 31 से 30 मेंबर स्टेट्स इस क्लब में ऐड हुए हैं। उन्होंने ऐड होने के बाद ये पूरा एक यूनियन बन गया, बिकेम अ यूनियन, कह सकते हो इकोनॉमिक यूनियन। सॉरी वर्ड लिख दे रहा हूं, इट बिकेम एन इकोनॉमिक यूनियन। इस इकोनॉमिक यूनियन ने मेजरमेंट सिस्टम को यूनिफॉर्म कर दिया। दैट मीन्स जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं सब में मेजरमेंट सिस्टम सेम रहेगा, और जो करेंसी पहले 31 थी उसको रिड्यूस करके मार्क ले आया 2 करेंसी पे, ओनली 2 करेंसी सिस्टम। बाकी सारे करेंसीज को हटा दिया गया, ओनली ऑल द मेंबर स्टेट्स एडॉप्टेड टू 2 करेंसी सिस्टम। इससे क्या हुआ, ट्रेडिंग में आसानी हो गई, लोगों ने आपस में ट्रेडिंग करना इन मेंबर स्टेट्स के बीच में बहुत आसान हो गया। तो ज़ोल्फेराइन इज जस्ट एन एग्जाम्पल। प्रूसिया ने इसको फॉर्म किया था अराउंड 1834 में, समवेयर अराउंड 1834 ज़ोल्फेराइन को उन्होंने गठन किया था। इसमें अराउंड 30 से 31 मेंबर स्टेट्स आपस में मिलकर के एक यूनियन बनाए थे। उस पूरे यूनियन में जो नंबर ऑफ करेंसी जो पहले 31 थी उसको रिड्यूस करके 2 करेंसी सिस्टम पे लाया गया। मेजरमेंट सिस्टम को एक यूनिफॉर्म रूप दिया गया। इससे ट्रेडर्स को क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेडिंग करने में आसानी हो गई। आई होप आप समझे होंगे।